चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने यूनानी लेखक के बारे में पढ़ा था, आज हम चीनी यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं। और जो जितने भी चीनी यात्री भारत में आए वो सब धर्म से प्रभावित थे, इसलिए उनके जो जितने भी लेखक उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी वो सब कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित रही है। सबसे पहले चीनी यात्री चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है। शुभ चीन, क्या नाम है? शुभ चीन पहले लेखक लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। और इतना याद रखना है कि शुभ चीन कभी भी भारत में नहीं आए थे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है फायान। मूल नाम इनका कुन था, जन्म इनका वू यांग में हुआ था। पुस्तक का नाम फो क्यों की था। ये स्थल मार्ग से आए थे परंतु जल मार्ग से गए थे। और याद रखना, ये जब स्थल मार्ग से आए थे इनकी एज 60 और जब ये यहाँ से गए तो इनकी एज कितनी थी? 14 साल, यानी कि ये 81 क्या नाम है 81 के अप्रोक्स की जो है। उन्होंने 30 देशों का भ्रमण किया था। इनकी विशेष क्या है? भारत में चांडालों, कोढ़ियों एवं निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाले प्रथम यात्री थे। वह खोतान एवं पाटलिपुत्र में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों के जुलूसों का उल्लेख करते हैं। ये फायान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं कि टाइम पे भारत में आया। वह विनय ग्रंथों की खोज में भारत आया था। विनय ग्रंथ क्या मतलब? जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है उनसे उनके खोज में भारत आया था, जो उसे पाटलिपुत्र में ही प्राप्त हुए। वह भारत में 14 वर्षों तक रहा, जिसमें वह 6 वर्ष मध्य देश में रहा था। वह अपनी पुस्तक में मध्य देश का उल्लेख करता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, का कोई उल्लेख नहीं करता है। फायान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत सीखी तथा 2 वर्ष ताम्रलिप्त में रहा। ताम्रलिप्त में उसने बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की, यानी कि उनकी नकल तैयार कराई और बौद्ध प्रतिमाओं का चित्र बनाया। दक्षिण भारत की यात्रा ने इसने कभी भी दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की, अतः उसने जो दक्कन में कबूतर मठ का विवरण दिया वह सिर्फ मात्र गपशप, मतलब किसके द्वारा सुनी गई बातों के आधार पर दिया है। फायान ने बुद्ध के विनिमय पत्रों का बुद्धभद्र, ये एक नाम है बुद्धभद्र, जो चीनी लेखक थे, के साथ मिलकर चीन में चीनी भाषा में अनुवाद किया। फायान भारत को ब्राह्मणों का देश बताता, कहता है कि भारत के लोग सुखी एवं समृद्ध है, जो न तो मकानों की रजिस्ट्री कराते हैं और न ही कभी भी न्यायालय के समक्ष जाते हैं। वह बताता है कि राजा मृत्यु दंड के बिना ही शासन करता, मतलब कि जो वहां का राजा था वो बिना मृत्यु दंड दिए ही शासन करता था। फायान 6 अशोक स्तंभों की बात करता है तथा उसके अनुसार वेश्या यानी कि व्यापारी लोग अस्पताल बनवाते थे। यहाँ दवाइयां एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी, मतलब जो वेश्या थे, व्यापारी थे, वो यहाँ पर अस्पताल बनवाते थे और उनमें जो दवाइयां और भोजन थे वो बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता था। फायान कहता है, यानी कि फायान की एक स्टेटमेंट है। फायान कहता है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में पुनः जन्म लेना पड़े, यदि मुझे बौद्ध के रूप में पुनः जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहता हूँ। इसके बाद ह्यूम 1558 भारत आए। इसने हून शासक एठा जिसको मीरपुर भी कहते हैं, की राजधानी गांधार बताई है। कहता है कि जब मैं भारत आया तब मीरपुर, मतलब जब ये भारत आया उस समय मीरपुर कश्मीर के साथ युद्ध था, मतलब कश्मीर के साथ युद्ध कर रहा था। पुरुषपुर की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। नगर हार तक पहुंचकर सुंगयुम चीन लौट गया। वह भारत में 3 वर्ष रहा तथा 170 ग्रंथों का संकलन किया, मतलब कि जो सुंगयुम था वो भारत में 3 वर्ष ही रहा था और 170 ग्रंथों का उसने संकलन किया, इकट्ठा किया। इसके बाद आते हैं हमारे हेनसांग। जन्म इनका हॉन प्रांत के चीन ल्यू में हुआ था। उपनाम इनका तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि, नीति का पंडित, और उपाधि इनकी महायान देव और मोक्ष देव थी। मोक्ष देव नालंदा में दी गई थी, भारत में। पुस्तक का नाम इनकी का सीयू की है। जीवनीकार इनके हुई ली है। हुई ली इनके शिष्य थे और इन दोनों पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद, यानी दोनों पुस्तक सीयू की और हुई ली का अनुवाद एस बिल ने किया है और सीयू की का एक अंग्रेजी अनुवाद वाटर्स ने भी किया है।
यात्रा मार्ग इसका हिंदुस्तान का यात्रा मार्ग मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से भारत में आया था। भारतवर्ष में 16 वर्ष तक यानी 629 630 चीन की राजधानी चंगन या छांग से ये भारत के लिए चला था, जिसमें इसमें कुल भारत में 13 वर्ष व्यतीत किए। इसके विशेष क्या है, भारत में समुद्री डाकुओं ने इसे गंगा तट पर इसका अपहरण कर लिया था। मतलब जो गंगा तट पर समुद्री डाकू थे उन्होंने हिंदुस्तान का अपहरण कर लिया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु हिंदुस्तान के यात्रा विवरण को मार्गदर्शक रूप में स्वीकार किया था। मतलब कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने प्राचीन भारतीय जो पुरातात्विक स्थल थे उनकी पहचान के लिए हिंदुस्तान का जो मार्ग यात्रा वृत्तांत था इसकी पुस्तक सीयू की उसी को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। तत्कालीन शासक ताइशुंग से भारत यात्रा का परमिट नहीं मिला था। जो चीन के शासक थे ताइशुंग, उन्होंने इसे भारत से बाहर जाने का परमिट नहीं दिया था, क्योंकि वहां पे लॉ था कि कोई भी चीन के शासक की परमिशन के बिना अदर कंट्री नहीं जाएगा। लेकिन यह उसने अपनी भारत यात्रा गुप्त रूप से की, मतलब चोरी छुपके वहां से भारत आया। लेकिन जब ये भारत से वापस चीन गया तो वहां के शासक ताइशुंग ने इसका अतः उसने अपनी भारत यात्रा में गुप्त रूप से की। लेकिन जब ये भारत से वापस चीन गया तो वहां के शासक ने इसका बहुत ही हर्ष के साथ स्वागत किया था। हेनसांग नालंदा में अध्ययन करने हेतु बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने एवं बुद्धों के पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु भारत में आया था। मार्ग में कठिनाइयां भी आई। जब ये चीन से भारत के लिए चला था और इसे रास्ते में डाकुओं ने लूटा, बहुत सारी आपदाएं आई, लेकिन इसने स्वयं से कहा था पूर्व यानी कि चीन वापिस जाने से अच्छा है कि मैं पश्चिम यानी कि भारत को जाने के प्रयास में ही क्यों ना मर जाऊं। उसने भारत में 13 वर्षों में से 6 वर्ष यानी कि 13 वर्ष भारत में आया था, जिनमें से 6 वर्ष नालंदा में जिसमें से भी 5 वर्ष यानी कि 13 वर्ष भारत में, जिसमें 6 वर्ष नालंदा में बिताए और उन 6 वर्षों में 5 वर्ष कुलपति सीलवर्ट मतलब जो नालंदा के कुलपति थे सीलवर्ट से योगाचार का अध्ययन किया तथा 1 वर्ष अध्ययन का कार्य मतलब शुरू के 5 वर्ष तो जो सिलवर्ट से योगाचार का अध्ययन किया। उसके बाद जो वहां पे 1 वर्ष रह के और अध्ययन किया तथा अमरावती में हिंदुस्तान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। मतलब जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनका जो अध्ययन किया उसने अमरावती में किया। सर्वप्रथम हिंदुकुश पर्वत पार कर, ये पार कर है, पर कर नहीं है, पार कर है, पार कर कपिसा पहुंचा तथा अपनी यात्रा में महाराष्ट्र, भीन्नाल, सिंध जैसे पश्चिम देशों में गया और पूर्व में बंगाल, उड़ीसा में कामरूप की यात्रा की। कश्मीर में वह 2 वर्ष रुका। जब वो कश्मीर गया वहां पे 2 वर्ष रुका तथा वहां कश्मीर में पहुंचने पर वो कश्मीर में जब पहुंचा वहां का शासक काकोट वंश का दुर्लभ वर्धन शासक था। 641 से 642 ईस्वी में वह दक्षिण भारत पहुंचा। दक्षिण भारत में कांची तक गया और कांची में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन जिसे महामल भी कहते का शासन था। उसने काशी के भिक्षुओं से पांड्य देश की जानकारी मिली। मतलब उसने जो क्या नाम है आपके काशी के भिक्षु थे उनसे उसे पांड्य देश की जानकारी मिली थी। हिंदुस्तान भारत में 2 बार चोर डाकुओं द्वारा लूटा गया। एक बार पंजाब में शाकल के पास और दोबारा अयोध्या में कुछ आगे गंगा के किनारे पे इनको चोर डाकुओं द्वारा लूटा गया। आज के लिए इतना ही और कल हम हिंदुस्तान की पुस्तक सीयू की पढ़ेंगे और उससे आगे हम जो आपके अरब यात्री थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।